MBA करते ही एक बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। हालांकि ये मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था, फिर भी मेरी आशा से कुछ ज्यादा ही था। हाईटेक सिटी में सबसे ऊंची इमारत की 15वीं मंजिल पर, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, मेरा ऑफिस है। एक बड़े एयर कंडीशन हॉल में शीशे के पार्टीशन करके सबके लिए अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं। आधुनिक सुविधाओं तथा तकनीकी उपकरणों से लैस है मेरा ऑफिस। मेरे केबिन के ठीक सामने अकाउंट्स विभाग का एक स्टाफ बैठता है। उनसे हमारा काम का तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारी तनख्वाह, भत्ते, अन्य बिल वहीं बनाते तथा पास करते हैं। कंपनी में पहले ही दिन अपनी टीम के लोगों से विविध परिचय हुआ, लेकिन शेष सबसे परिचय संभव नहीं था। सैकड़ों का स्टाफ है, कई डिवीजन है, उस पर ज्यादातर स्टाफ दिन भर फील्ड ड्यूटी पर रहता है। मेरे सामने वाले अकाउंट्स विभाग में ज्यादातर कर्मचारी अधेड़ उम्र के थे। बस ठीक मेरे सामने वाले केबिन में बैठने वाला अकाउंटेंट मेरा हम उम्र था। वैसे उससे कोई परिचय तो नहीं हुआ था, बस एक दिन लिफ्ट में मिला तो अपना परिचय स्वयं देते हुए बोला, मैं सुबोध अकाउंटेंट हूँ। कभी भी अकाउंट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। बदले में मैंने भी उसे अपना नाम बताया और उसका धन्यवाद किया था, जबकि वो मेरे बारे में सब पहले से जानता ही था, क्योंकि अकाउंट विभाग से कुछ छिपा नहीं होता है। उसके पास तो पूरे स्टाफ की ऑफिशियल कुंडली मौजूद होती है। इस संक्षिप्त से परिचय के बाद जब भी वो कभी लिफ्ट में, सीढ़ियों में, डाइनिंग हॉल में या रास्ते में टकरा जाता तो कोई ना कोई हल्का फुल्का सवाल मेरी तरफ उछाल ही देता। ऑफिस में कैसा लग रहा है? आपका कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है ना? आप अखबार और पत्रिका का बिल क्यों नहीं देती? आपने अपनी नई मेडिकल पॉलिसी के नियम देख लिए हैं ना? वगैरह वगैरह। बस मैं उसके सवाल का संक्षिप्त सा उत्तर भर दे पाती। हर मुलाकात में बस इतना ही अवसर होता। मुझे यहाँ काम करते 2-3 महीने बीत चुके थे। अभी भी अपनी टीम के अलावा शेष स्टाफ से जान पहचान ना के ही बराबर थी। वैसे भी दिन भर सब काम में इतना व्यस्त रहते कि इधर उधर की बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। हाँ, काम करते करते जब कभी नजरें उठती तो सामने बैठे सुबोध से जा टकराती थी। ऐसे में कभी कभी वो मुस्कुरा देता तो जवाब में मैं भी मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैंने एक बात नोटिस की कि जब कभी भी मैं अपनी गर्दन उठाती तो सुबोध को अपनी तरफ ही देखते हुए पाती। अब वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, बल्कि अचकचाकर नीचे देखने लगता था या ना देखने का बहाना करने लगता था। खैर, मेरे पास ये सब सोचने का समय ही कहाँ था। मेरे सपनों के साकार होने का समय पल पल करीब आने लगा था। घर में मेरे और प्रखर की विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। प्रखर और मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। वहीं हमारी दोस्ती हुई। फिर पता ही नहीं लगा कब हमारी दोस्ती इतने आगे बढ़ गई कि हम दोनों ने जीवन साथी बनना तय कर लिया। घर वालों ने बात की तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन शर्त यही थी कि पहले हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, फिर शादी की सोचेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही प्रखर को भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। एक दिन सुबह सुबोध लिफ्ट में फिर मिल गया। लिफ्ट में हम दोनों ही थे। बिना एक पल ही गवाए उसने और दिनों से हटकर सवाल पूछा था, आपके घर में कौन कौन है? मुझे उससे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी। पूछा, क्यों, क्या करेंगे जानकर? मेरा उत्तर भी उसके अनुरूप नहीं था। यूं ही सोचा, माँ को आपके बारे में क्या बताऊंगा जब मुझे ही आपके बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों, सब कुछ तो है आपके पास ऑफिस रिकॉर्ड में, नाम, पता, ठिकाना, शिक्षा वगैरह। कहते हुए मैं हंस दी थी और वो मुझे देखता ही रह गया। लिफ्ट हमारी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। हम दोनों उतरे और अपने अपने केबिन की ओर बढ़ गए। अपनी सीट पर आकर बैठी तो एहसास हुआ कि सुबोध क्या पूछ रहा था और नादानी में मैंने उसे क्या उत्तर दे दिया। ये सब सोचकर इतनी झेप हुई कि दिन भर गर्दन उठाकर सामने बैठे हुए सुबोध को देखने का साहस ही नहीं हुआ।
हालांकि उसकी नजरों की चुभन को मैंने दिन भर अपने चेहरे पर महसूस किया था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। अगले दिन मैं जानबूझकर लंच के लिए देर से गई ताकि मेरा सुबोध से सामना ना हो जाए। उस समय तक डाइनिंग हॉल लगभग खाली ही था। मैंने जैसे ही प्लेट उठाई, अपने पीछे सुबोध को खड़ा पाया, उसी चिर परिचित मुस्कान के साथ। खाना प्लेट में डालते हुए वो धीमे से बोला, कल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मम्मी को बताना क्या है, अगले महीने की 20 तारीख को मेरी शादी है, उन्हें साथ ले आइएगा, मिलवा ही दीजिएगा। मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे पर दुख की ऐसी काली छाया दिखाई दी मानो हवा के तेज झोंके से बदली ने सूरज को ढक लिया हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ऐसी टिक गईं मानो जानना चाहती हूँ कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन ये सच था। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि भले ही ये सच था, लेकिन मुझे ऐसे उसे सपाट शब्दों में नहीं बताना चाहिए था। वो प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के दूसरे छोर की कुर्सी पर जा बैठा। वो लगातार मुझे देख रहा था, बहुत उदास था, शायद उसकी आंखें नम थीं। मैंने खाना खाते हुए उसे कई बार बहाने से देखा था। वो सिर्फ बैठा था, उसने खाना छुआ भी नहीं था। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, ऐसे में उससे क्या कहती। शादी में ऑफिस से बहुत से लोग आए, लेकिन सुबोध नहीं आया। हाँ, ऑफिस वालों के हाथ उसने बहुत ही खूबसूरत तोहफा जरूर भिजवाया था। क्रिस्टल का बड़ा सा फूलदान था, जिसने भी देखा तारीफ किए बिना ना रह सका। विवाह होते ही मैं और प्रखर अपनी नई दुनिया में खो गए। हमने वर्षों इन सब के लिए इंतजार किया था। हमें लग रहा था हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। शादी के बाद हम विदेश घूमने चले गए। महीने भर की छुट्टियां कब खत्म हो गईं पता ही नहीं चला। मैं ऑफिस आई तो सहकर्मियों ने सवालों की झड़ी लगा दी। कोई छुट्टियां कैसी रही पूछ रहा था, कोई नई ससुराल के बारे में जानना चाह रहा था, कोई प्रखर के बारे में पूछकर चुटकी ले रहा था, वहीं कोई शादी के अरेंजमेंट की तारीफ कर रहा था, तो कोई शादी में न आ पाने के लिए माफी भी मांग रहा था। सबसे फुर्सत पाकर जब सामने वाले केबिन पर मेरी नजर पड़ी तो वहाँ सुबोध की जगह कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति चश्मा पहने बैठा था। मेरी नजरें पूरे हॉल में एक कोने से दूसरे कोने तक सुबोध को तलाशने लगी। वो कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे क्यों तलाश रही थी, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पता नहीं मुझे उससे हमदर्दी थी या मुझे उसको देखने की आदत सी हो गई थी। खैर जो भी था, मुझे उसकी कमी खल रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा था कि सुबोध ने ही अपना तबादला दूसरे डिवीजन में करवा लिया था, जो थोड़ी दूर दूसरी बिल्डिंग में है। सुबोध यहाँ से चला तो गया था, लेकिन कुछ यहाँ ऐसा छोड़ गया था जो ऑफिस में यदा कदा उसकी याद दिलाता रहता था। विशेष रूप से जब काम करते करते कभी अपनी नजर ऊपर उठाती तो सुबोध को वहां ना पाकर कुछ अच्छा नहीं लगता था। समय बीत रहा था। घर पहुंचते ही एक दूसरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होती थी, जिसमें मेरे और प्रखर के अलावा किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। दिन रात जैसे पंख लगाकर उड़े चले जा रहे थे। घूमना फिरना, दावतें, मिलना मिलाना आदि यानी हमारे जीवन का एक दूसरा ही अध्याय शुरू हो गया था। 6 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं लगा। एक सुबह जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठी तो यूं ही नजर सामने वाले केबिन पर पड़ी तो सुबोध को वहां बैठा पाया। पल भर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन ये सच था। सुबोध वापस लौट आया था। पता नहीं ये ऑफिस की जरूरत थी या सुबोध की, किससे पूछती और कौन बताता। इस बात को कई सप्ताह बीत गए, लेकिन हमारे बीच कभी कोई बात नहीं हुई। इसके लिए ना कभी सुबोध ने कोई कोशिश की, ना ही मैंने तो ना उससे शादी में ना आने का कारण पूछा, ना उस खूबसूरत तोहफे के लिए धन्यवाद ही दिया। हमारे बीच ज्यादा बातचीत का सिलसिला तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब एक अबोला सा छा गया था। जब जब भी हमारी नजरें आपस में यूं ही टकरा भी जाती तो ना वो पहले की भांति मुस्कुराता, ना ही मैं मुस्कुरा पाती। वैसे उसकी नजरों को मैंने अक्सर अपने आसपास ही महसूस किया है। एक सुरक्षा कवच की भांति उसकी नजरें हमेशा मेरा पीछा करती रहती हैं। मैं समझ नहीं पाती कि क्या नाम दूं उसकी इस मूक चाहत को।
समय सबसे बेखबर आगे बढ़ता जा रहा था। हमारा एक बेटा हो गया। अब मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। ऐसे में समय अपने लिए ही कम पड़ने लगा था और कुछ सोचने का समय ही कहाँ था। मेरा जीवन घर, बेटे और ऑफिस में ही उलझ कर रह गया था। वैसे भी मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां अपनी घर गृहस्थी के आगे औरतों को कुछ सोचता ही नहीं। हाँ, प्रखर जरूर घर से बाहर दोस्तों के साथ ज्यादा रहने लगा था, क्योंकि ऑफिस के बाद क्लब और पार्टियों में जाने की ना तो मेरा थका हारा शरीर आज्ञा देता, ना मेरा मन ही इसके लिए राजी होता था। लेकिन प्रखर को रोकना मुश्किल था। बड़ी तनख्वाह, बड़ी गाड़ी, महंगा सेलफोन, कीमती लैपटॉप, पॉश कॉलोनी में बढ़िया तथा जरूरत से बड़ा फ्लैट वगैरह सब कुछ हो तो व्यक्ति क्लब, दोस्तों और पार्टियों पर ही तो खर्च करेगा। पहले दोस्तों के बीच कभी कभी पीने वाला प्रखर अब हर रात पीने लगा था। ये बात अलग है कि वो पीता लिमिट में ही था। एक रात प्रखर क्लब से लौटा तो मैं बेटे को सुला रही थी। मेरे पास बैठते हुए बोला, तुम्हारे ऑफिस में कोई सुबोध शर्मा है? मैं इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। प्रखर सुबोध के बारे में क्यों पूछ रहा है? वो सुबोध के बारे में क्या जानना चाहता है? उसे सुबोध के बारे में किसने क्या बताया है? एक साथ न जाने कितने ही सवाल मेरे दिमाग में उठ खड़े हुए। क्यों? ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। बस यूं ही। आज बातों बातों में रवि बता रहा था, सुबोध रवि का साला है। उसे घर वाली लड़कियां दिखा दिखा कर परेशान हो गए हैं। वो शादी के लिए राजी ही नहीं होता। बूढ़ी माँ बेटे के गम में बीमार रहने लगी है। वो तो रवि ने तुम्हारे ऑफिस का नाम लिया तो सोचा तुम जानती होगी। पता तो लगे आखिर सुबोध क्या चीज है जो कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं आती। प्रखर बोले जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं खींच उठी। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने डिवीजन है, क्या पता कौन है सुबोध जो तुम्हारे दोस्त रवि का साला है? नहीं करता शादी तो ना करे, इससे तुम्हारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो प्रखर नशे में था। उस पर मेरी दिन भर की थकान का ख्याल कर वो इस बेवक्त के राग से स्वयं ही शर्मिंदा हो उठा। तुम ठीक कहती हो, अब नहीं करता शादी तो ना करे, रवि जाने या उसकी बीवी। अब आधी रात को इससे हमें क्या लेना देना? कहकर प्रखर तो कपड़े बदलकर सो गया, लेकिन मैं रात भर सो न सकी। कितनी शंकाएं, कितने प्रश्न, कितने भय मुझे रात भर घेरे रहे। अगले ही दिन जब ज्यादातर स्टाफ लंच के लिए जा चुका था, मैं सुबोध के केबिन में गई। मुझे अचानक आया देख वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने घबराई सी नजर अपने आसपास के स्टाफ पर डाली और उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके परिवार वाले कितने परेशान हैं? एकाएक मेरे इस प्रश्न से वो चौंक उठा। शायद उसे कुछ ठीक से समझ भी नहीं आया होगा। आपकी बहन और जीजा जी इतनी लड़कियां दिखा चुके हैं, आपको एक भी पसंद नहीं आई? आखिर आपको लड़की में ऐसा क्या चाहिए? मेरे स्वर में थोड़ी तल्खी थी, शायद भीतर का कोई डर था। हालांकि ये बेवजह था, लेकिन धुआं उठता देखकर मैं डर गई थी। कहीं भीतर कोई चिंगारी न दबी हो जो मेरी गृहस्थी को जलाकर राख कर दे। जाकर आईने में देखिएगा, स्वयं समझ जाएंगी, सुबोध धीरे से फुसफुसाया था। इतना सुनते ही मैं वहां उसकी नजरों के सामने खड़ी न रह सकी। मैं लौट तो आई, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। मैं सुबोध के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। ऊपर से शांत दिखने वाले समुद्र की तलहटी में कितना बड़ा ज्वालामुखी छिपा था। अगर कहीं ये फूटा तो कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। भले ही मेरी और प्रखर की पहचान 10 वर्ष पुरानी है, मैंने आज तक कभी उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। फिर भी अगर कभी कहीं से कुछ यूं ही सुबोध के बारे में सुनेगा तो क्या होगा? अनजाने में ही अगर सुबोध ने अपनी दीदी जिया जी से मेरे बारे में या अपनी पसंद के बारे में कुछ कह दिया तो क्या रवि वो सब प्रखर को बताए बिना रहेगा? पति पत्नी का रिश्ता कितना भी मजबूत हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, शक की आशंका से ही उसमें दरार पड़ जाती है। फिर भले ही लाख यत्न कर लो, उसे पहले जैसे रूप में लाया ही नहीं जा सकता। हालांकि मुझे लगता था कि सुबोध ऐसा कुछ नहीं करेगा, फिर भी मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सुबोध से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। क्या कहती, किस आधार से कहती?
हमारे बीच ऐसा था भी क्या जिसके लिए सुबोध को रोकती? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई कि हर समय डरी सहमी घबराई सी रहने लगी। एक दिन अचानक प्रखर की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कई दिनों से उसका बुखार नहीं उतर रहा था। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। हालत बिगड़ती देखकर उसे शहर के बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही प्रखर को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। कई टेस्ट हुए, कई बड़े बड़े डॉक्टर देखने आए। उसकी बीमारी सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रखर की दोनों किडनियां बेकार हो गई थी। घर तथा मित्रों की मदद से उसके लिए एक किडनी की व्यवस्था करनी थी, वो भी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले की। किसका होगा ये ब्लड ग्रुप? कौन भला आदमी अपनी किडनी दान करेगा और क्यों? रेडियो, टीवी, अखबार तथा समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से हम हर कोशिश में जुट गए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने आकर खुशखबरी दी कि किडनी डोनर मिल गया है। उसके सब जरूरी टेस्ट भी हो गए हैं। आशा है प्रखर जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं पागलों की भांति उस फरिश्ते से मिलने दौड़ पड़ी। डॉक्टर के बताए कमरे में जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सामने पलंग पर सुबोध लेटा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। प्रखर के जीवन का प्रश्न था जो पल पल मौत की तरफ बढ़ रहा था। मुझे इस तरह सन्न देखकर वो बोला, वो तो रवि जीजा जी से पता लगा कि उनके दोस्त प्रखर बहुत सीरियस हैं। सौभाग्य से मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है, इसलिए। हाँ, आपको पता था ना प्रखर मेरे पति हैं? पता नहीं मैंने सवाल क्यों किया था। मेरे लिए आपकी खुशी मायने रखती है, बीमार कौन है ये नहीं। शब्द जैसे उसके दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। एक बार फिर उसने मुझे निरुत्तर कर दिया था। मैं भारी कदमों भारी दिल से लौट आई थी। प्रखर उस समय ऐसी स्थिति में ही नहीं था कि पूछता कि उसे जीवन दान देने वाला कौन है, कहां से आया और क्यों आया है। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। दोनों की अस्पताल से छुट्टी हो गई। प्रखर स्वस्थ हो रहा है। उसे पता लग चुका है कि उसे किडनी दान करने वाला कोई और नहीं, रवि का साला सुबोध ही है, जो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। वो दिन रात तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो वो पूछना तो चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। सवाल तो अब मेरे अंदर भी सिर उठाते रहते हैं, जिनके जवाब मेरे पास नहीं है, या तो मैं उन्हें तलाशना ही नहीं चाहती। डरती हूँ यदि कहीं मेरे सवालों के जवाब मिल गए तो मैं बिखर ना जाऊं। आज प्रखर बहुत बदल गया है। डॉक्टरों के इतना समझाने के बावजूद वो फिर से पीने लग गया है। कभी सोचती हूँ कि एक दिन उससे खुलकर बात करूं, फिर सोचती हूँ कि क्या बात करूं, किसके बारे में बात करूं, हमारे जीवन में किसका महत्व है। उन 2-4 वाक्यों का जो इतने वर्षों में सुबोध ने मुझसे बोले हैं, या उसके त्याग का जिसने प्रखर को नया जीवन दिया है, मैं अजीब सी कश्मकश में घिरती जा रही हूँ। प्रखर के पास होती हूँ तो ये एहसास पीछा नहीं छोड़ता कि प्रखर के बदन में सुबोध की किडनी है, जिसके कारण प्रखर आज जीवित है। हमारे ना चाहते हुए भी सुबोध हम दोनों के बीच में आ गया है। जब जब सुबोध को देखती हूँ तो एक अनजाना सा डर पीछा नहीं छोड़ता कि उसके पास अब एक ही किडनी है। हर सुबह ऑफिस पहुंचते ही जब तक उसे देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता। उसके स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित रहने लगी हूँ। मेरा पूरा वजूद 2 भागों में बट गया है। जलबिन मछली सी छटपटाती रहती हूँ। आजकल मुझे किसी करवट चैन नहीं। मैं जानती हूँ प्रखर को मेरी खुशी प्रिय है, इसलिए मुझसे ना कुछ कहता है ना कुछ पूछता है, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है। दूसरी तरफ बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के सुबोध को मेरी खुशियां प्रिय हैं, लेकिन क्या मैं खुश हूँ? सुबोध को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश वो मुझे कुछ वर्ष पहले मिला होता, तो दूसरे ही पल प्रखर को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश सुबोध मिला ही ना होता। ये कैसी दुविधा है। मैं ये कैसे दोराहे पर आकर खड़ी हुई हूँ जिसका कोई भी रास्ता मंजिल तक जाता नजर